Everyone, so this is Akanksha Rawat back with a new video, and the topic that we're going to cover today is strategic fundamentals of merger and acquisition. So firstly, let's have a brief introduction about what are merger and acquisitions. First thing is, merger and acquisition is a technical term used to define the consolidation of companies. Merger and acquisition आप किस एक टेक्निकल टर्म है जिसके थ्रू आप क्या डिफाइन कर सकते हैं? कंसोलिडेशन ऑफ कंपनीज. कंसोलिडेशन refers to coming together or combining of two or more objects to become something more stronger or larger. कुछ भी बड़ा बनने के लिए जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें या फिर दो से ज़्यादा कंपनीज साथ में आती हैं तो उसे आप क्या बोलते हैं? मर्जर एंड एक्विजिशन बोलते हैं. जब दो कंपनीज साथ में आके कोई एक सिंगल यूनिट फॉर्म करती है तो उसे आप मर्जर बोलते हैं. वाइल एक्विजिशन में क्या होता है? दो कंपनीज होती हैं, एक लार्जर फर्म होती है एंड एक दूसरी वाली स्मॉलर फर्म होती है, और ये दोनों कंबाइन होकर के क्या बनती हैं? लार्जर फर्म के नेम से आगे बिजनेस कंडक्ट करती हैं, तो उसे आप एक्विजिशन बोलते हैं. इसमें बेसिकली जो भी लार्जर फर्म है वो स्मॉलर फर्म को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है. नेक्स्ट थिंग इज मर्जर एंड एक्विजिशन को आप कॉर्पोरेट फाइनेंस के एक टॉपिक है जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, उसके अंदर आप पढ़ सकते हैं. और ये सब्जेक्ट किन चीज़ों में डील करता है? बाइंग, सेलिंग, डिवाइडिंग एंड कंबाइनिंग ऑफ वेरियस कंपनीज में ये डील करता है. और ये एक तरह से रीस्ट्रक्चरिंग है जिसका एम क्या होता है कि कंपनीज को ग्लोबली ग्रो करना, जल्दी से रैपिडली अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ करना, और एक जो मार्केट शेयर है उसको उसका ग्रेटर प्रोपोर्शन कैप्चर करना अपने अंदर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट है पार्टीज इन एन एक्विजिशन. एक्विजिशन में दो पार्टीज होती हैं. जो बड़ी कंपनी होती है वो एक्वायरर कहलाती है क्योंकि वो एक्वायर कर रही है, एंड जो छोटी कंपनी होती है उसको आप टारगेट कंपनी बोलते हैं क्योंकि वो एक्वायर हो रही होती है बड़ी कंपनी में. देन नेक्स्ट वन इज मर्जर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. मर्जर को आप 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल मर्जर, सेकंड वन वर्टिकल मर्जर, एंड थर्ड वन इज कॉन्ग्लोमरेट मर्जर. हॉरिजॉन्टल मर्जर में आप क्या करते हैं? दो सेम बिजनेस लाइन में डील कर रही कंपनीज साथ में आती हैं एंड बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं. इसमें आप जो दो कंपनी साथ में लेके आते हैं वो यूजुअली कॉम्पिटिटर्स होती हैं. इसमें आपको एग्जाम्पल भी दिया है डिज्नी एंड ल्यूकस फिल्म्स का. ये दोनों कंपनीज क्या थी? टीवी शोज एंड फिल्म्स बनाती थी, एंड लास्ट में इन दोनों ने मर्जर किया था, तो इसको आप हॉरिजॉन्टल मर्जर बोल सकते हैं. नेक्स्ट वन इज वर्टिकल मर्जर. यहाँ पे क्या होता है? जो भी दो कंपनीज होती हैं वो सेम लाइन ऑफ प्रोडक्शन में डील करती हैं, बस इनका जो भी फेज होता है, जो स्टेज होती है प्रोडक्शन की, वो डिफरेंट होती है. यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एंड नोकिया साथ में मर्ज हुई थी. इसमें नोकिया ने क्या किया था कि हार्डवेयर प्रोवाइड कराया था स्मार्टफोन्स के लिए, वेयर एज जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया था. Next one is conglomerate merger. This happens when two companies are in totally different line of business. यहाँ पे जो भी दो कंपनीज होती हैं वो डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस में होती हैं, एंड ये दोनों कंपनीज साथ में इसलिए आती हैं ताकि ये अपना जो भी पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई कर सके, जो रिस्क इन्वॉल्व है उसको थोड़ा कम कर सके. क्योंकि हर एक फील्ड आपको हमेशा बेनिफिट दे, हमेशा आपको प्रॉफिट दे, ये ज़रूरी नहीं है. तो इसलिए आप लोग अलग अलग लाइन्स ऑफ बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं सो दैट आप हर उस, अगर कोई एक पार्ट अभी प्रॉफिट में नहीं है तो एटलीस्ट आप नेक्स्ट पार्ट से वो जो भी लॉस हो रहा है उसको आप रिकवर कर सकें. इसमें आपको एग्जांपल दिया है बर्कशायर हाथवे का एंड लुब्रिजॉल. बर्कशायर हाथवे ने लुब्रिजॉल को एक्वायर किया था. ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. मर्जर विद कंसोलिडेशन में आपने ये देखा ए एंड बी कंपनी साथ में आ रही है टू फॉर्म अ सी कंपनी. यहाँ पे मर्जर में एक न्यू कंपनी फॉर्म हो रही है, वेयर एज एक्विजिशन में कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई आर कमिंग टुगेदर, एंड ये क्या हो रहा है? कंपनी एक्स के नेम से ही आगे बिजनेस कंडक्ट करा रही है. नाउ merger and acquisitions are complex area of a company long term strategy problem. The process takes a long time, at times even years. It involves number of parties and stakeholders. merger and acquisition एक बहुत बड़ा डिसीजन है, तो इसको लेने में क्या होता है कि एक पहले तो ये कंपनी की लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी है. ठीक है. एंड नेक्स्ट थिंग इज कि इसको ले एक बहुत बड़ा डिसीजन है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फंड्स, काफ़ी बड़ी बड़ी दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हो रही हैं. तो इसमें क्या है? उसके सारे रिसोर्सेज आपस में आ रहे हैं, साथ में आ रहे हैं, तो इसमें इस डिसीजन को लेने में काफ़ी टाइम भी लग जाता है, और इसमें काफ़ी नंबर ऑफ पार्टीज एंड स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं. when the two companies which are being merged or coordinating to venture are the main stakeholders, since
एनी चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इज लाइकली इम्पैक्ट बोथ कंपनीज। यहाँ पे जो भी दो कंपनीज साथ में आ रही हैं, कोऑर्डिनेट कर रही हैं अपने काम को, वो मेन स्टेक होल्डर्स होती हैं। एंड जो भी कंपनी के स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं वो दोनों कंपनीज को इक्वली इम्पैक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयज विल ऑल्सो बी अफेक्टेड सिंस they are an integral part of the companies. At times during a merger or acquisition, employees have to be laid off. एम्प्लॉयज़ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है इस चीज़ का, क्योंकि वो एक इंटीग्रल पार्ट है कंपनी के, वही जो मेन सोल्जर्स हैं हमारी कंपनी को जो चला रहे हैं। एंड जब मर्जर एक्विजिशन होता है तो मेनली जो यूजुअली क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हम निकाल देते हैं। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट एजेंसीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन एनी मर्जर और एक्विजिशन। यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसीज का भी काफ़ी एक अच्छा डिसीजन लेने वाला रोल होता है, क्योंकि उनको क्या मेक श्योर करना होता है कि आप जो भी दो कंपनीज साथ में आ रही हैं, आप मेजर प्लेयर्स हैं मार्केट के, तो अगर आप साथ में आकर के कोई मोनोपोली की सिचुएशन क्रिएट ना कर दें। इससे क्या होगा, जो भी कॉम्पिटिटिवनेस है हमारी इंडस्ट्री की वो काफ़ी मुसीबत में आ सकती है। जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं, स्मॉल कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स क्या करते हैं, आपको जो भी कंज्यूमर वेलफेयर, वर्कर वेलफेयर या फिर सोशल इम्पैक्ट वाली जो चीज़ें, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी ग्रुप्स होते हैं, ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्योंकि इन सारे फील्ड्स में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है आपके इस मर्जर और एक्विजिशन का। वन इज़ competitors would be interested in a possible merger or acquisition between two companies in the industry, since a collusion could threaten to take away their market share, as the combined company would be more powerful financially and strategically. तो आपके इस मर्जर या एक्विजिशन का जो भी डिसीजन होने वाला है, इसका इम्पैक्ट आप अपने कॉम्पिटिटर्स पे भी देख सकते हैं। बिकॉज क्या होता है कि इस कल्यूजन मीन्स आप अगर सीक्रेटली साथ में आ रहे हैं, आप कोई भी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर रहे हैं, आप इससे क्या हो सकता है, जो कि बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके मार्केट शेयर पे एक तरह से एक खतरा हो सकता है उनके मार्केट शेयर को। तो इससे क्या होगा, क्योंकि जो भी बड़ी कंपनी या फिर जो भी कंबाइन होकर कंपनी साथ में आ रही है, वो पावरफुल होने वाली है फाइनेंशियली भी और स्ट्रैटेजिकली भी, उसकी स्ट्रैटेजीज भी बेटर होने वाली है एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी उसके पास ज़्यादा हो सकते हैं। Last one is financial institutions also have stake in possible merger or acquisition, since the companies involved might have outstanding debt. तो इसमें क्या होगा, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इस मैटर को काफ़ी ध्यानपूर्वक देखते हैं। बिकॉज इसमें क्या होगा कि जो भी मर्जर या एक्विजिशन में जो भी कंपनीज इन्वॉल्व हो रही हैं, उनका कोई भी आउटस्टैंडिंग डेट हो सकता है। तो इसमें क्या होगा कि ऑल्टरनेटिवली a company involved in post merger or an acquisition might want to borrow more money, so that the financial institutions would have to evaluate the company's financial standing and ability to repay it later. So इसमें क्या होगा, इन केस मर्जर हो रहा है या एक्वायर करी अगर कोई कंपनी, तो उसको क्या हो सकता है कि और फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि वो दूसरी कंपनी को बाय कर सके। तो इसमें क्या होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का रोल होता है कि वो कंपनी की फाइनेंशियल स्टैंडिंग, उनकी फाइनेंशियल जो भी पोजीशन है उसको एक बार के लिए देखे एंड इवैल्यूएट करे, एंड उसकी एबिलिटी को देखे कि वो बाद में इस चीज़ को रिपे भी कर पाएगा या नहीं। नाउ एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। आपका जो भी कंपनी के जो भी मैनेजमेंट है, जो टॉप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या सीईओ, एमडी, ये सारी पोजीशंस हैं, इनका क्या एटीट्यूड रहता है इस मर्जर के लिए या इस एक्विजिशन के लिए। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द टारगेट कंपनीज, द मर्जर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। मर्जर टू टाइप्स के हो सकते हैं, या तो फ्रेंडली मर्जर होगा या फिर हॉस्टाइल मर्जर। तो पहले फ्रेंडली मर्जर में देखते हैं। दिस हैपन्स व्हेन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अग्री, नेगोशिएट एंड फाइनली एक्सेप्ट द ऑफर। इसमें क्या होगा, अगर जो भी दो कंपनीज हैं उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अग्री करते हैं एंड निगोशिएट करते हैं, आपस में बारगेन करेंगे एंड फाइनली एक्सेप्ट करते हैं उस ऑफर को, तो आप उसको क्या बोलते हैं, फ्रेंडली मर्जर बोलते हैं। वेयरएज हॉस्टाइल मर्जर में क्या होता है, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो इस मर्जर को नहीं होने देना चाहते हैं, वो कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी जिसके लिए वो डिसअग्री करते हैं। तो उस टाइम पर भी अगर आप मर्ज कर ले रहे हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे, हॉस्टाइल मर्जर बोलेंगे, जिसमें आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अग्री नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट इज मोटिव फॉर मर्जर एंड एक्विजिशन। जो भी आप मर्जर या एक्विजिशन कर रहे हैं उसके लिए किसी भी कंपनी का मोटिव क्या हो सकता है। फर्स्ट वन इज सिनर्जी। The concept of synergy states that the value and performance of two companies combined will be greater than the sum of the separate individual parts. जो भी दो कंपनीज को आप यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं, उनके साथ में जो परफॉर्मेंस होगी वो
ऑब्वियसली ग्रेटर होगी अगर आप उनकी सेपरेट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को देखें तो। एंड द टू बिजनेसेस कैन कंबाइन टू फॉर्म वन कंपनी विच कैन जनरेट मोर रेवेन्यूज। यहाँ पे दो बिजनेस साथ में कंबाइन होते हैं सो दैट वो जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उसको इंक्रीज कर सके। और दैट कुड बी डन इफ दे वर्कड इंडिपेंडेंटली। अगर वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते तो ये रेवेन्यू क्या होते, काफ़ी कम होते। वेयर एज अगर वो साथ में मिलकर कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो जो रेवेन्यूज होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। दिस इज वाई पोटेंशियल सिनर्जी फ्रॉम मर्जर एंड एक्विजिशन इज इवेल्युएटेड बिफोर द डिसीजन इज मेड। इसीलिए आप क्या करते हैं, कोई भी मर्जर या एक्विजिशन करने से पहले ही ये डिसीजन ले लेते हैं। ये डिसीजन लेने से पहले आप जो भी पोटेंशियल सिनर्जी होने वाली, जो भी आप साथ में आके रेवेन्यू अर्न करने वाले हैं, आप उसका एक प्रिडिक्शन लगा के चलते हैं। नेक्स्ट वन इज ग्रोथ। Merger or acquisition can exponentially increase the growth of the company as it has more resources at its disposal. When two companies combine their expertise, assets, and market share are also combined, which leads to more opportunity in the market for growth. यहाँ पे आप जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा, ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव के साथ आप किसी भी कंपनी के साथ मर्ज होते हैं या किसी भी कंपनी को एक्वायर करते हैं। इसमें क्या है, आप अपनी एक्सपर्टाइज को, अपने एसेट्स को एंड अपने मार्केट शेयर को कंबाइन कर रहे हैं सो दैट यू कैन गेट टू हैव मोर अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट फॉर ग्रोथ। Next one is personal incentives. In some rare cases, a merger or acquisition is initialized due to managers' personal incentives in form of higher salary, benefits, etc. and has nothing to do with strategic planning. ये बहुत ही rare cases में होता है जब आप merger या acquisition कर रहे होते हैं due to managers personal incentives. managers के अपने personal incentives के लिए आप merger या acquisition कर रहे होते हैं such as higher salary और benefits के लिए। and इसका इस जो भी मर्जर या एक्विजिशन होता है इसका स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के साथ कोई भी लिंक नहीं होता है। फोर्थ वन इज एक्वायरिंग यूनिक कैपेबिलिटीज़। इसमें आप क्या करते हैं, जो भी एक्वायरर फर्म होती है वो जो भी टारगेट कंपनी को एक्वायर कर रही होती है उसके कुछ भी पेटेंट्स या लाइसेंस या सर्टेन टेक्नोलॉजी होती है जो कि उस कंपनी को हेल्प कर सकती है इन द लॉन्ग रन। तो उन चीज़ों को एक्वायर करने के लिए, उन यूनिक फीचर्स को एक्वायर करने के लिए भी आप मर्जर या एक्विजिशन करते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लॉइटिंग द मार्केट। इसमें आप क्या कर रहे हैं, अगर आपको किसी भी नई मार्केट में एंटर करना है तो आप इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस यू कैन जस्ट गो देयर एंड वहाँ की जो भी कंपनीज उस मार्केट में डील करती हैं आप उनमें से किसी भी एक कंपनी के साथ मर्ज हो सकते हैं या फिर किसी भी कंपनी को एक्वायर कर सकते हैं। और ये आपकी जो भी इम्परफेक्शंस हैं आप उनको एक्सप्लॉइट करने में आपको हेल्प कर सकता है। या नाउ सिक्स्थ वन इज एक्सप्लॉइटिंग द मार्केट। इसमें आप क्या करते हैं, कभी भी कोई फर्म होती है उसको न्यू मार्केट में अगर एंटर करना होता है जिसमें वो पहले से, जिसमें एक्सप्लॉइट नहीं कर रही होती है पहले से, जिसमें उसने चांस नहीं लिया होता है, सो वो क्या करती है कि किसी भी न्यू मार्केट की जो भी कंपनी वहाँ पे ऑलरेडी जो कंपनीज काम कर रही हैं उनमें से किसी को भी एक्वायर या उसके साथ मर्ज कर सकती हैं सो दैट वो उस मार्केट के जो की फीचर्स हैं या की एस्पेक्ट्स हैं उनको, उनका बेनिफिट ले सके। एंड इसमें एक और चीज़ है कि आप सप्लाई ऑफ सर्टेन रॉ मटेरियल, किसी भी कंपनी की जो भी सप्लायर्स हैं जो कि उनको सर्टेन रॉ मटेरियल्स सप्लाई करते हैं, आप उन सप्लायर्स के साथ भी कॉन्टैक्ट बना सकते हैं जो कि आपको कंपटीशन में एक अनड्यू एडवांटेज प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। Another popular reason for merger and acquisition is transfer of technology, especially for highly specialized companies with unique technologies. कंपनीज क्या करती हैं, उन कंपनीज के साथ मर्जर या एक्विजिशन करना ज़्यादा प्रेफर करती हैं जिनके पास कुछ भी यूनिक टेक्नोलॉजी हो जो कि उसको लॉन्ग रन में बेनिफिट कर सके। कंपनीज बाय अदर कंपनीज इन एन अटेम्प्ट टू एक्वायर अ सर्टेन टेक्नोलॉजी। किसी भी दूसरी कंपनी की सर्टेन टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने के लिए भी कंपनीज मर्जर या एक्विजिशन करती हैं विच इज़ पेटेंटेड और यूनिक, जो कि यूनिक भी होती हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि यूनिक हो और पेटेंटेड हो। नेक्स्ट वन इज एज एन आंसर टू गवर्नमेंट पॉलिसीज। मर्जर एंड एक्विजिशन को आप गवर्नमेंट पॉलिसीज के वजह से भी अडॉप्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं जिसमें आपको आपकी फर्म का एक सर्टेन साइज़ या फिर एक सर्टेन आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होना चाहिए। तो इस डिमांड को, इस वाली जो भी फीचर है इसको पूरा करने के लिए भी आप लोग मर्जर एंड एक्विजिशन करते हैं। Some government offer tax breaks and other incentives to large corporations which encourage merger as more profit can be made as tax liability is lower. गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी लार्ज कॉरपोरेशंस होती हैं इनको टैक्स ब्रेक्स ऑफर करती हैं और बाकी इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करती हैं जो क्या होता है उन फर्म्स के लिए एक प्रॉफिट अर्निंग
मेथड हो सकता है. In order to deal with government pressure to survival within an industry, companies merger and acquisitions have greater leverage to influence government policies. ये mergers and acquisitions आपकी companies को leverage लेने में help कर सकती हैं so that you can influence government policies. Next one is to handle larger clients. Merger and acquisition, especially in the service industry, also take place in order to follow big clients. इसमें आप कभी भी आपको अगर large clients को आपको फॉलो करना है तो आप merger and acquisition जैसी चीज़ों में आप जा सकते हैं. There are a lot of examples of such merger and acquisition activity happening on for law firms, since sometimes the clients are so big it forces firms to merge in order to serve them better. The merged firms have more resources and expertise to handle powerful clients. It also gives companies a way to bootstrap earning, hence better performance at the stock exchange for listed companies. ये आपको बिगर क्लाइंट्स बनाने में भी हेल्प करती है. इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज में भी आपकी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकती है. नेक्स्ट वन इज डाइवर्सिफिकेशन. मर्जर्स एंड एक्विजिशन अलाउ कंपनीज टू डाइवर्सिफाई इनटू अदर एरिया ऑफ बिजनेस. मर्जर एंड एक्विजिशन आपको क्या हेल्प करता है कि आप जो बाकी एरियाज हैं जहाँ पे आपकी फर्म ऑलरेडी काम नहीं करती है, आप उन एरियाज में भी अपने बिजनेस में एंटर, उन मार्केट्स में एंटर कर सकते हैं. इससे क्या होगा कि आपका जो रिस्क है वो भी डाइवर्सिफाई हो जाता है एंड प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी फॉर मोर सेल्स, और आपकी जो भी मोर सेल्स एंड प्रॉफिट्स के लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादा आपको मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ क्लोथिंग स्टोर merges with a textile company, it would help both companies since they would be able to keep a greater margin of profit. अगर कोई भी क्लोथिंग स्टोर की कंपनी टेक्सटाइल कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है तो इसमें क्या होगा कि दोनों कंपनीज को बेनिफिट होगा एंड वो ग्रेटर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट अर्न कर पाएगी. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन हाउ कैन दीज मर्जर्स एंड एक्विजिशंस कैन बी हेल्पफुल फॉर अस. सो फर्स्ट थिंग इज इंक्रीज मार्केट शेयर. मर्जर एंड एक्विजिशन का फर्स्ट बेनिफिट क्या हो सकता है कि आपकी फर्म को वो मार्केट शेयर को इंक्रीज करने में हेल्प कर सकता है. सेकेंड वन इज ब्रेक इनटू और बाय देयर वे इनटू अ प्रॉमिसिंग मार्केट. आपको किसी भी एक नई न्यू मार्केट में एंटर करने में भी मर्जर एंड एक्विजिशन हेल्प करता है. थर्ड पॉइंट इज प्रमोट्स ग्रोथ. आपकी कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करता है. फोर्थ इज एक्वायर वैल्यूएबल असेट्स. कोई भी कंपनी जो आपको जिसके साथ आप मर्ज हो रहे हैं, जिसको आप एक्वायर कर रहे हैं, उसके जो भी वैल्यूएबल एसेट्स होंगे, वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, आप उनको भी एक्वायर कर सकते हैं और उनको फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं. तो ये भी उसका एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है. नेक्स्ट इज अचीव वर्टिकल इंटीग्रेशन. इसमें आप क्या कर रहे हैं कि आप वर्टिकली जो डिफरेंट फेजेस में कंपनी डिफरेंट स्टेजेस में प्रोडक्शन में आपके साथ काम करती हैं, आप उनके साथ इंटीग्रेट हो रहे हैं, उनके साथ कंबाइन हो रहे हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा फ्यूचर में. नेक्स्ट वन इज लेवरेज सिनर्जीज टू क्रिएट इवन मोर वैल्यू. सिनर्जी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो उसी में है ये कि आपको और ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करने में एंड और ज़्यादा रिटर्न्स लेने में ये हेल्प कर सकता है. So coming on to next slide and our last slide, that is transaction characteristics. जो भी अभी merger and acquisition होता है, इसमें जो भी transaction है, buying and selling है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि involve हो सकती हैं. First one is stock purchase. This transaction requires acquirer to provide cash, stock or combination of cash and stock in exchange for the shares of the company being acquired. इसमें क्या होता है कि जो भी आपके एक्वायरर कंपनी है, वो जो एक्वायरी या फिर जो भी कंपनी जिसको आप टारगेट कंपनी भी बोलते हैं, उसको क्या करता है कि उसको कैश या फिर स्टॉक ऑफर करता है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैश एंड स्टॉक हो सकता है, जिसके एक्सचेंज में वो आपकी कंपनी के शेयर्स की डिमांड करता है. दिस रिक्वायर शेयर होल्डर्स अप्रूवल सिंस शेयर्स कांट बी बॉट विदाउट देयर कंसेंट. इसमें आपको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप शेयर्स विदाउट उनके कंसेंट के बिना बाय नहीं कर सकते. एनी गेन मेड बाय द शेयर होल्डर्स ऑन द कैपिटल इज टैक्स बाय द गवर्नमेंट. और इस केस में अगर कोई भी बेनिफिट है या फिर कोई भी गेन है जो कि शेयर होल्डर्स को हो रहा है अपनी कैपिटल में, वो गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेबल होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज असेट परचेज. दिस रिक्वायर्स एक्वायरर टू बाय ऑल द टारगेट फर्म्स एसेट्स. इसमें क्या होता है कि जो भी एक्वायरर फर्म है वो टारगेट फर्म के सारे एसेट्स को बाय कर लेती है एंड द पेमेंट इज मेक डायरेक्टली टू द फर्म. ये पेमेंट डायरेक्टली जो भी टारगेट फर्म है उसको दी जाती है. दिस काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन मे नॉट रिक्वायर शेयर होल्डर्स अप्रूवल और परमिशन. इस केस में आपको शेयर होल्डर्स की परमिशन या अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है. Acquirer in most cases won't assume the responsibility for firm's liabilities
which would mean that the firm being acquired would have to settle a debt on its own. इस केस में क्या होता है कि जो भी कंपनी आपको एक्वायर कर रही है, जो भी लार्जर फर्म है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपकी लाइबिलिटी. जो भी टारगेट फर्म है उसको अपनी लाइबिलिटीज़, अपने जो भी डेट्स हैं या फिर लोन्स हैं, उनको खुद से रिपे करना होता है. ये एक्वायरर फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है. थर्ड इज कैश ऑफरिंग. दिस काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन सिंपली रिक्वायर्स पेमेंट ऑफ कैश. थर्ड पॉइंट में आप सिंपली कैश के थ्रू दूसरी कंपनी को बाय करते हैं. एंड लास्ट वन इज सिक्योरिटी ऑफरिंग. इन दिस केस शेयर होल्डर्स आर गिवन शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक, और in some cases debt of the acquirer. The exchange ratio is calculated based on number of securities in exchange for a share of target stock. सिक्योरिटी ऑफरिंग में आप क्या करते हैं, जो नॉन कैश एसेट्स होते हैं सच एज प्रेफरेंस, प्रेफर्ड एसेट्स, ऑप्शंस या फिर वारंट्स या फिर बॉन्ड्स, ऐसे कुछ एसेट्स होते हैं जो कि आप लोग क्या करते हैं, जो भी टारगेट फर्म के शेयर होल्डर्स हैं उनको ऑफर करते हैं. एंड दिस इज डन बाय द एक्वायरर फर्म. Now this is the last slide. You can see how is acquisition and merger done. Thank you.